सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री की मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम लोगों को मध्यकालीन भारत में पढ़ना है बलबन। मध्यकालीन भारत में हम लोगों को पढ़ना है बलबन। ठीक है। बलबन का टाइम पीरियड था 1265 से 1287। 1265 से 1287। कल हमारा टॉपिक नसीरुद्दीन महमूद तक चला था। नसीरुद्दीन महमूद तक हमारा टॉपिक चला था। और जो सीरीज थी हमारे मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश से, तो वो सीरीज कुछ इस प्रकार है कि महमूद सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी, फिर महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई और वो उसके बाद उसका सबसे जो प्रिय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 से 1290 जिसका शासनकाल था। असल में गुलाम वंश में जो ये अलग अलग शासक थे उन्होंने अपनी अलग अलग वंश की नींव चलाई थी। और जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कुतुबी वंश है ना, इल्तुतमिश ने अपना शमसी वंश और बलबन ही चलाएगा बलबनी राजवंश। बलबन चलाएगा बलबनी राजवंश। तो 1200 जो वो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी चौगान या पोलो के खेलते समय। ठीक है। 1210 में वो खत्म हुआ था। 1206 से 1210 तक उसका कार्यकाल चला था। उसके बाद इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश जो था इसके समय में बदायूं का गवर्नर था और इल्तुतमिश को 1206 में खोसरों के विद्रोह के बाद उसने पदमुक्त मतलब बंधन मुक्त किया था मोहम्मद गौरी ने। और इसने क्या क्या किया था भाई, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। और 1206 में उसको बंधन मुक्त किया गया था। इसने तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा गया। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलवाए थे, है ना। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलवाए थे। हाँ, इसने क्या किया था, अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। लाहौर को दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसने इक्ता प्रणाली शुरू की थी। इल्तुतमिश के बारे में बता रहे हैं, रिवीजन। इक्ता प्रणाली शुरू की थी जो भारत की सामंतवादी व्यवस्था को प्रभावित करती थी। भारत की सामंतवादी व्यवस्था को प्रभावित करती थी। इसके बाद उसके शासन का मुख्य आधार था वो विदेशी मुसलमान थे। उसके शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। इस वजह से जो भारत के मुसलमान थे उससे थोड़ा जेलसी रखते थे। उसकी जब तबीयत खराब हुई, उसकी 50 पुत्र तबीयत खराब होने के बाद एक ग्वालियर गया। ग्वालियर जाने पर जो कुछ अमीर तुर्क थे उसने रुकनुद्दीन फिरोज को, जो उसका बड़ा लड़का था, उसको शासन की सत्ता सौंप दी। लेकिन लड़कों से विचलित होने के कारण इसने अपनी एकमात्र बेटी रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया। और इसने इल्तुतमिश ने चालीसा बनाया था। क्वेश्चन पूछा था चालीसा क्या है, तो चालीसा एक 40 सरदारों का एक गुट था जिसको तुर्क एक चहलगामी बोला जाता था। तुर्क एक चहलगामी हमेशा इल्तुतमिश के सपोर्ट में रहते थे और इनका भी मन था कि इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बने। लेकिन जो एंटी चालीसा ग्रुप था उसने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य और बहुत साधारण लड़का था जो गद्दी बैठने के लायक नहीं था। उसके समय में उसकी मां तुर्कान बाई जो इल्तुतमिश की बीवी थी उसी की शासन सत्ता चलती रही। और जैसे ही इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित किया, रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दिया गया और उसके बाद रजिया सुल्तान बन गई। तो यहां से क्वेश्चन एक बन जाता है कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया, जिसका टाइम पीरियड 1236 से 1240 तक था। 1236 से 1240 तक था। हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के मरने के बाद 30 वर्ष तक, इल्तुतमिश के मरने के बाद 20 वर्ष तक जो सत्ता थी दिल्ली सल्तनत की, वो कभी अमीरों के हाथ में जाती थी, कभी सुल्तान के हाथ में, मतलब सुल्तान और अमीरों के बीच में। अमीर वही तुर्क सरदार, सुल्तान और अमीरों के बीच में बंटती रहती थी।
सुल्तान और अमीरों के बीच में बढ़ती रहती थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के 30 वर्ष बाद देखो रुकनुद्दीन फिरोज को बैठाया, फिर अभी रजिया सुल्तान को बैठाएंगे, फिर अभी नसरुद्दीन महमूद को बैठाएंगे, फिर अलाउद्दीन महमूद शाह को बैठाएंगे। इस तरह से कुछ वो अपने हिसाब से सुल्तान को बैठाते हैं और अपने हिसाब से उनको मरवा देते थे। तो इस तरह से इल्तुतमिश की मृत्यु के 20 वर्ष बाद उनकी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का पद था वो अमीरों के पद से उसमें थोड़ा मिसमैच हुआ करता था। रजिया सुल्तान के बारे में हमने आपको बताया था कि इसका टाइम पीरियड 1236 से 1240 तक था। इसने क्या किया था, ये टोपी और कोट पहनकर, कोट को कुबा और टोपी को कुलाह बोला जाता था, ये कुबा और कुलाह पहनकर दरबार में आती थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। रजिया ने पहली बार जनता के उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। देखो जो रजिया सुल्तान थी उसको सुल्तान तो घोषित किया गया ही था, लेकिन इसके मामले में जनमत संग्रह भी हुआ था, जनता की राय मिली गई थी, तो जनता की पूरी राय रजिया सुल्तान के पास थी। तो इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो जनता की राय द्वारा चुना गया था तो वो रजिया सुल्तान थी। याद रखना, खलीफा के पद को वंशानुगत इल्तुतमिश ने बना दिया था और इसने बगदाद के खलीफा अब्बासी से इसका सर्टिफिकेट लिया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था ये, लेकिन जो उसकी लड़की रजिया थी, रजिया ने मतलब जनता के द्वारा अपने आप को निर्वाचित कराया था। इसकी शादी अल्तुनिया से हुई थी। अल्तुनिया जब इल्तुतमिश राजा था तो अल्तुनिया और ये रजिया दोनों ही गवर्नर के पद पर काम कर रहे थे। जब रजिया सुल्तान बनी तो उस समय अल्तुनिया था वो सरहिंद का गवर्नर था और अल्तुनिया को लालच देकर रजिया से युद्ध कराने को बोला गया। 1240 में अल्तुनिया ने रजिया से युद्ध किया, रजिया ने अल्तुनिया को हरा दिया और हराने के बाद जब अल्तुनिया हार गया तो रजिया को उसने साम्राज्य के बारे में सारी बातें बता दी कि आपको मारने की साजिश हो रही है और ऐसा ऐसा काम है। तो रजिया ने क्या किया, उसके बाद अल्तुनिया से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो दिल्ली सल्तनत में आ गई। उसके बाद जो एंटी चालीसा वाला ग्रुप था उसने बहराम शाह के द्वारा कैथल में रजिया की हत्या करवा दी। रजिया की हत्या के बाद नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। कौन? नसरुद्दीन महमूद। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अगर रजिया लड़की ना होती तो मतलब उसका जो शासन था वो कुछ और ही होता, मतलब उसका जो परास्त होने का या असफल होने का कारण उसका लड़की होना था। ठीक है, तो उसके बाद नसरुद्दीन महमूद आया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो शासन और सत्ता से बिल्कुल दूर था, ये सिर्फ नाम मात्र का शासक था। इसके शासन काल में पूरा शासन बलबन ने संभाला था और ये ऐसा नसरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो टोपी सिल करके अपना जीवन यापन करता था और उसके बाद जो खाली समय होता था उसमें कुरान की नकल करता था। तो इस तरह से नसरुद्दीन महमूद ने 1249 में बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बना था। जो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में चूंकि बलबन के हाथ में पूरी सत्ता थी, है ना, वो सत्ता चला रहा था और नसरुद्दीन महमूद तो नाम मात्र का राजा था, तो बलबन के सत्ता चलाने के कारण एक नसरुद्दीन महमूद के अगेंस्ट इसका बलबन विरोधी ग्रुप खड़ा हो गया जो बलबन का विरोध करता था और उसका नेता इमानुद्दीन रिहान बना। इमानुद्दीन रिहान के नेतृत्व में महमूद शाह की सभा में बलबन के विरोध में एक ग्रुप बनाया गया। रिहाल था वो एक मुसलमान था, लेकिन वो असली में वो मुसलमान नहीं था, वो धर्मांतरण करके मुसलमान बनाया गया था। रिहाल के ऊपर ये बोला जाता है कि रिहाल मध्यकालीन भारत का ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराया था। मध्यकालीन भारत में इमानुद्दीन रिहाल ने ही बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया था। धर्मांतरण कराने का सबसे ज्यादा श्रेय इमानुद्दीन रिहाल को जाता है। 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर
बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित कर लेता है। जैसे ही 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है, नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है, तो बलबन किसी का वेट नहीं करता है और अपने आप खुद को सुल्तान घोषित कर उत्तराधिकार ले लेता है। नसरुद्दीन महमूद का उत्तराधिकार ले लेता है। तो ये कहानी अभी तक पूरे रिवीजन की हो गई। अब हम लोग चलते हैं बलबन के, ठीक है, बलबन के आने में। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और इसके समय में हमने आपको बताया था कि वो कब मरा था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 के बाद 1265, लगभग 30 वर्ष के बाद जो दिल्ली सल्तनत का शासन था, दिल्ली सल्तनत का जो शासन था, हालांकि नसरुद्दीन महमूद के समय 1246 में ही थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया था, लेकिन बलबन के आते ही दिल्ली सल्तनत का पूरा जो मंजर था, पूरी जो क्रियाएं थी वो बदल गई। क्रियाएं बोलोगे सारी क्रियाएं क्या? जैसे मतलब जो तानाशाही चलती थी ना अमीर सरदारों की, तो वो खत्म हो गई। बलबन ने आते ही सबको खत्म कर दिया उनको कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं चलेगा, जो सुल्तान बोलेगा वही होगा। तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन वास्तविक नाम था। इसने बलबनी वंश की स्थापना की। इसने बलबनी वंश की स्थापना की। इसने बलबनी वंश की स्थापना की, ठीक है। बहाउद्दीन वास्तविक नाम था, इसने बलबनी वंश की स्थापना की। ये 20 वर्ष तक वजीर, 20 वर्ष तक वजीर व 20 वर्ष तक सुल्तान रहा। इसने वजीर का पद हटाया व नायब का पद, नायब के पद के भार को कम किया। ठीक है, इसने बलबनी वंश की स्थापना की थी भाई, ठीक है, बलबनी। और इल्तुतमिश ने शमशी, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की। अब देखो जो बलबन था, ये उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, है ना, बलबनी वंश की स्थापना की। देखो 20 वर्ष तक वजीर और 20 वर्ष तक सुल्तान रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट बन जाता है यहां से कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा कौन सा शासक था जो 20 वर्ष तक वजीर और 20 वर्ष तक सुल्तान रहा। अब वजीर किसके समय में रहा था? ये वजीर नसरुद्दीन महमूद के समय में इसने वजीर पद पर काम किया था और पूरे शासन को चलाया था। लेकिन नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने के बाद इसने 1265 में इसने क्या किया? सुल्तान का पद धारण किया। और इसने जैसे ही सुल्तान का पद धारण किया तो ये समझ गया कि जो वजीर होता है, जो वजीर होता है वो अगर चाहे तो सुल्तान को बताए बिना कुछ भी कर सकता है। तो जैसे ही सुल्तान बना उसने वजीर का पद ही हटा दिया, वजीर का पद। क्योंकि वजीर जो होता था वो जनता और सुल्तान के बीच की कड़ी होती थी, है ना। तो कभी कभी क्या होता था, सुल्तान को पता ही नहीं चलता था, वजीर सुल्तान का नाम लेकर अपना काम कर देता था, पूरा काम करा देता था। तो इसने क्या किया, और चूंकि ये 20 वर्ष तक वजीर रह चुका था, इसने ऐसा किया था, तो इसको ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम दूसरे को वजीर बना दे और वो हमारी हत्या करवा दे। तो इसने वजीर का पद ही खत्म कर दिया था। वजीर के जैसे ही पद खत्म कर दिया तो एक नायब का पद और नीचे था थोड़ा, उसके भी प्रेशर को थोड़ा कम किया। देखो बलबन ने क्या किया था, बलबन ने सबसे ज्यादा काम अपनी सेना के लिए किया था। सैन्य विभाग के लिए इसने दीवाने अर्ज बनवाया था, खुफिया विभाग की स्थापना की थी। और ये खुफिया विभाग बाहर के लिए नहीं था, खुफिया विभाग अंदर के लिए था। जो तुर्क सरदार थे ना, जो वो लोग रहते थे, अभी तक आप देखते चले जा रहे हो, ये सरदार जिसको चाहते थे मार देते थे, जिसको चाहते थे बना देते थे, जिसको गिरा देते थे ना। तो बलबन ने क्या किया, आते आते खुफिया विभाग बनाया। लिख लो आप, इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना, गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों के लिए की। इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों के लिए की थी।
ये अभी हम लोग देखते हैं कि जो आईवी रॉ है अपनी, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, लेकिन इसने क्या किया था, जो गुप्तचर विभाग था वो अपने ही घर में इसने लगाया था कि भाई हमारे ही घर का चोर पहले पकड़ा जाए कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहा है। तो इसने सबसे पहला काम ये किया था। इसने दूसरा, सैन्य विभाग दीवाने अर्ज बनाया, दीवाने अर्ज बनवाया। सैन्य विभाग जो था वो दीवाने अर्ज बनवाया, जो सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना करवाई। क्वेश्चन पूछा था दीवाने अर्ज किससे संबंधित है, तो सैन्य विभाग से। किसने बनवाया था, बलबन ने। बलबन ने अपने सैनिकों के लिए बहुत काम किया था। अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर पदमुक्त किया। अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर पदमुक्त किया। इसने क्या किया था भाई, तुर्क ए चिहलगामी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, चालीसा ग्रुप, जिसको हम लोग चालीसा ग्रुप बोलते थे, का विनाश किया। ये सब इसने हटा दिया था। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन पूछे तुर्क ए चिहलगामी चालीसा ग्रुप बनाया किसने था, तो तुर्क ए चिहलगामी या चालीसा ग्रुप बनाया गया था भाई इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा तुर्क ए चिहलगामी और चालीसा ग्रुप बनाया गया था, लेकिन विनाश किसके द्वारा किया गया, हटाया किसके द्वारा, तो बलबन ने तुर्क ए चिहलगामी और चालीसा ग्रुप को हटा का विनाश किया। और इसने एक जो सरदार थे, जो अमीर सरदार थे, उनको एक ग्रुप में पूरा बांट दिया कि भाई सभी लोग समान है, कोई 40 और कोई 50 नहीं होगा, है ना, सब समान होंगे। और इन जैसे देखो, जैसे ही तुर्क ए चिहलगामी को इसने हटाया तो जाहिर सी बात है, तो जो तुर्क ए चिहलगामी चालीसा ग्रुप में होंगे वो इसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, है ना, करेंगे ना। तो जैसे ही उनका विनाश किया वो षड्यंत्र करेंगे, तो जैसे ही षड्यंत्र करेंगे भाई, तो गुप्तचर विभाग इसकी जानकारी बलबन को देगा। गुप्तचर विभाग इसकी जानकारी बलबन को देगा और बलबन तुरंत ही दीवाने अर्ज को ऑर्डर देगा। दीवाने अर्ज को ऑर्डर देकर ये उसके ऊपर अटैक कर देगा, ये उस पर अटैक कर देगा, बस, ठीक है। इसीलिए ये जो सिस्टम इसने बनाया था बहुत अच्छा सिस्टम था, ठीक है। और इससे जो पूरा जो गुलाम वंश की जो सत्ता थी, जो अमीर, सबसे ज्यादा वो खतरा वहीं से होता था, सामंतों से या अमीरों से, जो तुर्क सरदार थे, यही बस खटर पटर किया करते थे और जनता को कोई मतलब नहीं था भाई, जनता अपना काम करती है। जो ये सामंत लोग थे, चिहलगामी, चालीसा ग्रुप, एंटी चालीसा ग्रुप का मैंने आपको बताया था, वजीर खां टाइप के जो लोग थे, वो षड्यंत्र करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि भाई इनका व्यापार डिस्टर्ब होता था, इनका जो इलीगल व्यापार ट्रेड करते थे ये, वो डिस्टर्ब होता था। इसके बाद बलबन ने क्या किया, ईरानी सभ्यता, याद रखना भाई, ये ईरानी सभ्यता के सिजदा और पाबोस, सिजदा व पाबोस की शुरुआत की। पारसियों का नवरोज धर्म शुरू कराया। नवरोज धर्म शुरू कराया, पारसियों का नवरोज धर्म। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, है ना। सिजदा पाबोस की शुरुआत की। सिजदा पाबोस के साथ साथ इसने पारसियों का नवरोज धर्म। बहुत सारे फैक्ट यहां से पूछे जाते हैं कि नवरोज धर्म किसने शुरू कराया, बलबन ने। नवरोज धर्म किस धर्म से संबंधित था, पारसियों का धर्म था, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, बलबन ने। और ये सिजदा पाबोस बलबन ने। अच्छा, सिजदा पाबोस किस सभ्यता के थे, तो ईरानी सभ्यता के थे ये। सिजदा पाबोस किसके थे भाई, ये ईरानी सभ्यता के थे। अब देखो, बलबन ने मंगोलों की दिल्ली रक्षा की। बलबन ने मंगोलों से दिल्ली की रक्षा की, याद रखना ये। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या था, बलबन ने क्या किया, मंगोलों से रक्षा की थी, किसकी, दिल्ली की। बलबन ने
मंगोलों की, देखो मंगोलों का अटैक शुरू हो गया था। अब देखो हमने इसके पहले आपको बताया हूणों का अटैक, हूणों का अटैक शुरू हुआ था गुप्त साम्राज्य से, कुमार गुप्त टाइप के समय से हूणों का आक्रमण शुरू हुआ था। और हूणों के आक्रमण के डर से ही सी वांग टी ने चीन की दीवार बनवाई थी। अब इसने क्या किया, बलबन ने इसके समय मंगोलों का आक्रमण हुआ, मंगोलों से दिल्ली को बचाया। अब देखो जब हमने आपको इल्तुतमिश को पढ़ाया था, इल्तुतमिश को, तो हमने उसमें एक फैक्ट आपको यह बताया था कि चंगेज खां एक मंगोल था। चंगेज खां एक जलालुद्दीन नाम का एक व्यापारी था, उसको दौड़ाते हुए दिल्ली तक आया था। और जैसे ही जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से पनाह मांगी, इल्तुतमिश को ये पता चला कि ये मंगोल का शिकार है, तो उसने उसको पनाह देने से मना कर दिया था, पनाह देने से मना कर दिया था और उसको वहां से हटा दिया था। ठीक है, तो चंगेज खां जो था आगे चलकर उसने उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन चंगेज खां ने दिल्ली को देख लिया था, दिल्ली है ना, दिल्ली भाई दिलवालों की थी, तो उसने दिल्ली को देख लिया। और जैसे ही इसने दिल्ली को देखा तो बड़ा उसके चंगेज खां था, उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने दिल्ली पर अटैक करने का विचार करने लगा। चूंकि दिल्ली में भाई गुलाम वंश की काबिज है ना, तो उस भाई गुलाम वंश से लड़ने के लिए, इतने बड़े साम्राज्य से लड़ने के लिए, अब चूंकि मंगोलों की सेना थी तो बहुत बड़ी, लेकिन इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं थी कि वो इनके सामने इतनी जल्दी टिक पाए। हालांकि चंगेज खां बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन उसकी जो और सेना थी उसको अभी दिल्ली तक आने के लिए और मेहनत करने की जरूरत थी। तो शायद उसने इल्तुतमिश के समय से मेहनत करना शुरू कर दिया था, मेहनत करना अपना शुरू कर दिया था। बलबन के समय तक आते आते उसने अपना इंप्रूवमेंट कर लिया और उसने अटैक करने की तैयारी कर ली। तो बलबन के समय में उसने क्या किया, अटैक करना शुरू किया। लेकिन बलबन की हमने बताया ना, बलबन का गुप्तचर विभाग और सैन्य विभाग इतने अच्छे थे कि वो बिल्कुल भी अयोग्य सैनिक तो टिकना ही नहीं था सेना में, उसको पेंशन तो निकाल दो। और अच्छे अच्छे सैनिक जो शरीर से हष्ट-पुष्ट थे, अच्छे थे, उनको भर्ती किया गया। तो मंगोलों से दिल्ली की रक्षा की। अब इसने क्या किया, मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने के लिए इसने दुर्ग बनवाया, पश्चिमी साइड में अपने दुर्ग बनवाया। इसने दिल्ली की सीमा पर दुर्ग बनवाया, इसने दिल्ली की सीमा पर दुर्ग बनवाया, दिल्ली की सीमा पर दुर्ग बनाया और अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को वहां भेज दिया, कहां, दुर्ग में। अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को जो उसने दुर्ग बनवाया था दिल्ली के पश्चिमी और पूर्वी इलाके में, उसने वहां उत्तर पश्चिमी इलाके में जो बनवाया था इसने, वहां इसने अपने पुत्र को भेज दिया कि जाओ बेटा वहां आप देखो जाके। जैसे ही वहां बेटा गया तो भाई मंगोल का आक्रमण हुआ। जैसे ही मंगोल का आक्रमण हुआ तो एक दो आक्रमण के बाद शहजादा मोहम्मद मारा गया, भेज दिया, और शहजादा मोहम्मद मारा गया। ठीक है, शहजादा मोहम्मद मारा गया। ठीक है, तो शहजादा मोहम्मद कौन था, बलबन का लड़का था। बलबन ने एक दुर्ग बनवाया था मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए, और उस दुर्ग का इंचार्ज बनाया गया था शहजादा मोहम्मद को। शहजादा मोहम्मद ने मंगोलों से लोहा लेते हुए मृत्यु को काबिज हुआ। इसके बाद क्या होता है भाई, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का दूसरा नाम क्या था, तूतिए हिंद, या इसको भारत का तोता बोलते थे। तूतिए हिंद या भारत का तोता अमीर खुसरो और अमीर हसन ने साहित्यिक जीवन
साहित्यिक अमीर खुसरो और अमीर हसन ने साहित्यिक जीवन का शुरू किया था इसके शहजादा मोहम्मद के समय से। शहजादा मोहम्मद के समय से शुरू किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन बहुत बड़े साहित्यकार थे, मतलब गाना बजाना और रागनी वगैरह में ये बहुत आगे थे। तो इसने इन दोनों ने अपना जो साहित्यिक जीवन था वो किस सुल्तान के समय से शुरू किया था? याद रखना, शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद के समय से शुरू किया था। ठीक है, शहजादा मोहम्मद के समय से शुरू किया था। इसके बाद बलबन एकमात्र ऐसा शासक था, बलबन एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सुल्तान के पद के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। बलबन एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सुल्तान के पद के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। क्या किया था भाई? जो सुल्तान का पद था उसके बारे में इसने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अब विस्तृत रूप से चर्चा करने का मतलब है कि जो भी अपने इसके दरबार में बड़े बूढ़े सम्मानित व्यक्ति थे और जो अपनी जनता थी, जनता के सामने इसने सुल्तान का जो पद था, सुल्तान के पद को विस्तृत रूप से इसने चर्चा किया और उसने कहा कि भाई सुल्तान के पद की विस्तृत रूप से चर्चा की और इसने बताया कि सुल्तान, इसने 2 पॉइंट बताए थे सुल्तान के बारे में कि सुल्तान ईश्वर की देन है। देखो, जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है भाई। देखो, हम चाहे तो 1 घंटा में पूरा मध्यकालीन भारत आपको बता सकते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया, ये किया, ये किया, इसको थोड़ा पढ़ लो, इसको थोड़ा पढ़ लो, लेकिन उस थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी। अब जो एग्जाम का ट्रेंड है वो ऐसा नहीं रहा है कि थोड़ा पढ़ने से काम हो जाएगा, है ना? थोड़ा पढ़ने से काम नहीं होगा। जब तक आप फैक्ट नहीं देखोगे, जब तक आप उनके फैक्ट के अंदर तक नहीं जाओगे, तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बलबन था, बलबन ने सुल्तान के पद की विस्तृत रूप से चर्चा की और कहा कि सुल्तान ईश्वर की देन है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये 2 बातें बलबन ने कही थी। अब अगर यहीं से हम बोल दें कि सुल्तान के पद को वंशानुगत किसने किया था, तो सुल्तान के पद को वंशानुगत किया था सुल्तान के पद को वंशानुगत किया था इल्तुतमिश ने। सुल्तान के पद को वंशानुगत किया था इल्तुतमिश ने और सुल्तान के पद का एक सर्टिफिकेट जो लिया था इसने, कहां से? खलीफा से। ठीक है, बगदाद के खलीफा अब्बासी से। और सुल्तान के पद की विस्तृत चर्चा किसने की थी? तो बलबन ने। सुल्तान का जो पद था वो पहला सुल्तान कौन बना था जो जनता की वोटिंग या जनता के चुना गया था? रजिया सुल्तान। ठीक है, तो मंगोलों को दिल्ली से बचाया किसने? बलबन ने। लव एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। सिजदा और पाबोस जो ईरानी सभ्यता पे से संबंधित थी, किसने चालू कराया? बलबन ने। पारसी धर्म से संबंधित एक त्योहार नवरोज था, वो किसने शुरू कराया? बलबन ने। लव एवं रक्त की नीति अपनाई? बलबन ने। अमीर खुसरो और अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन 2 साहित्यकार थे। वो किसके समय में पनपे या अपना साहित्यिक जीवन किसके समय में शुरू किया? तो शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद कौन था? ये बलबन का पुत्र था। बलबन ने मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने के लिए एक दुर्ग बनवाया था जिसका इंचार्ज शहजादा मोहम्मद को बनाया। मंगोलों की से लोहा लेते हुए, लड़ते हुए शहजादा मोहम्मद मारा गया, है ना? और बलबन ने पहली बार गुप्तचर विभाग, सैन्य विभाग के लिए दीवाने अर्ज बनवाई। दीवाने अर्ज किससे संबंधित थी? सैन्य विभाग से। गुप्तचर किनके लिए बनाया था? यह भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सामंतों के लिए गुप्तचर बनाया था। अब देखो, जो हमारा बलबन था, बलबन, है ना? बलबन की मृत्यु के बाद, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? बलबन की मृत्यु के बाद
दिल्ली का शासक कौन बना था? सबसे पहले तो सीरीज आपको याद होनी चाहिए। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुवाद, बलबन की मृत्यु के बाद उसका परपोता, उसका परपोता मतलब नाती, कैकुवाद, कैकुवाद सुल्तान बना। कैकुवाद सुल्तान बना। इसके अंदर सुल्तान का कोई भी लक्षण नहीं था। ये महाभोगी और विलासी था, ठीक है। और इसने भोग और विलास में पूरा जो अपना सत्ता थी जो बलबन ने बनाई थी, इसका सबका विनाश कर दिया। और यही कारण था कि इसका एक मंत्री था, जलालुद्दीन, जिसका नाम था अहमद फिरोज, है ना। इसका एक मंत्री था अहमद फिरोज, जलालुद्दीन, इसका जो मंत्री था अहमद फिरोज, जिसने इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। मलिक फिरोज, आरिज ए मुमालिक मलिक फिरोज, इसका मंत्री मतलब कैकुवाद का मंत्री मलिक फिरोज था, जिसको इसने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, शाइस्ता खां की उपाधि दी, शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। अब देखो, शाइस्ता खां की उपाधि किसको दी गई? मलिक फिरोज, जिसका नाम क्या था? मलिक फिरोज ही जलालुद्दीन था। ये कौन था? जलालुद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? मलिक फिरोज। और जलालुद्दीन को किसने शाइस्ता खां की उपाधि दी? कैकुवाद ने। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी? कैकुवाद ने। या कैकुवाद ने जलालुद्दीन को कौन सी उपाधि दी थी? शाइस्ता खां। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए उलूग खां की उपाधि किसको दी गई? उलूग खां की उपाधि बलबन को दी गई। किसने दी? महमूद शाह ने, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, जबकि कैकुवाद ने मलिक फिरोज या जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि दी, ठीक है। शाइस्ता खां की उपाधि देने के बाद जब मलिक फिरोज को यह पता चला कि जो कैकुवाद है ये महाभोगी और विलासी है, तो इसने क्या किया? उसको मार दिया, ठीक है। कैकुवाद मतलब गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कैकुवाद था जिसकी हत्या मलिक फिरोज या जलालुद्दीन ने की, और हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। इस तरह से आपका गुलाम वंश जो था वो 1206 से 1290 तक फला फूला, ठीक है। अब खिलजी वंश 1290 से 1320 तक काम करेगा। खिलजी जो गुलाम वंश था, तो गुलाम वंश 1290 में उसका अंत हो गया, और गुलाम वंश के बाद कैकुवाद को मारा मलिक फिरोज ने, जिसका नाम जलालुद्दीन था, और खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश के टाइम पीरियड 1290 से 1320 तक था। इसका पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, पहला शासक, और इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड 1290 से 1296 था, ठीक है। जिसका टाइम पीरियड 1290 से 1296 तक था। अब इसके बाद देखो, ये खिलजी वंश आ तो गया है, लेकिन खिलजी वंश के जो सुल्तान थे वो भी तुर्क थे। इन्होंने गुलाम वंश के द्वारा बनाई गई सभी रीति रिवाजों को ध्वस्त कर दिया, और जितने भी सामंत मंत्री थे इन्होंने सबको भगा दिया, सबको हटा दिया, और एक आक्रांता के तौर पर इन्होंने काम किया।
ये जो वंश था इसको खिलजी वंश ना देकर के खिलजी क्रांति का नाम इतिहासकारों ने दिया है कि ये खिलजी वंश की स्थापना नहीं हुई थी, खिलजी क्रांति हुई थी, जिसका पुनरुद्धार किया जलालुद्दीन खिलजी ने, और आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी इसको पूरी तरह से विनाश कर दिया। इसीलिए देखो 30 साल उन्होंने सिर्फ राज किया है, और गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक लगभग 84 साल तक उन्होंने राज किया था, और 20-30 साल में ही खिलजी लोग निपट गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक सुल्तान के तौर पर काम नहीं किया, एक क्रांति लाई थी इन्होंने, है ना, क्रांति इसको बोलते हैं। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब